लास्ट क्लास में हम लोगों ने इस जगह तक देख लिया था, विच वाज कि अगर हमारे पास बार मैग्नेट है या फिर डायपोल्स वगैरह हैं तो वो किस तरीके से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में बिहेव करेगा। इवन ये एक लेक्चर में कंप्लीट हो गया था और काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आता है ना। सारी चीज़ में डिफरेंस ले करके मैंने बताया था कि किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में वेरिएशंस होते हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल किस तरीके से होता है और मैग्नेटिक डायपोल्स क्या होता है। अगर तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड के फार्मूलेज वगैरह याद हैं तो समझ लो मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक डायपोल के फार्मूले सारे के सारे तुम्हें अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे। तो इसमें जनरली जो भी क्वेश्चंस तुम्हारे इलेक्ट्रिक फील्ड में होते हैं सेम टू सेम एग्जैक्टली वैसा ही क्वेश्चंस इधर भी बनते हैं। तो क्वेश्चन तुम्हें वैसा ही देखने के लिए मिलेगा और जो जो क्वेश्चन हो सकते थे मैंने करा दिए थे। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। इफेक्ट ऑफ करंट। इस जगह से अब हमारा इम्पॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट हो जाता है कि अगर कोई भी करंट कैरिंग वायर है तो उसके कारण से क्या क्या बिहेवियर्स वगैरह देखने के लिए हमें मिल सकते हैं। ठीक है, तो अब इसको स्टार्ट करते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट क्या है उसके बारे में मुझे जानना है। तो हुआ यूँ कि एक एक्सपेरिमेंट हुआ, बेसिकली मान लो कि एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंटली किसी ने करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करा था और करंट कैरिंग वायर के सामने एक कंपास को प्लेस किया। तो कंपास का निडल जो कि इस तरीके से होना चाहिए था वो अचानक से डिफ्लेक्ट कर गया। देखा गया कि वो कंपास का जो निडल है वो डिफ्लेक्ट कर गया, इस डायरेक्शन में है ही नहीं, अब वो इस डायरेक्शन में चला गया। बोला अच्छा ऐसा क्या हो गया जो कंपास का निडल को एक करंट कैरिंग वायर डिफ्लेक्ट कर दिया। फिर उसने एक और बार एक्सपेरिमेंट करा और उसने क्या किया कि इस बार करंट को इस डायरेक्शन में फ्लो कराया और वही कंपास को प्लेस किया। कंपास क्या होता है, जिसमें मैग्नेटिक निडल होता है या फिर यूँ मान लो कि उसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है। और हमें पता है कि कभी भी अगर मैं बार मैग्नेट को इस तरीके से प्लेस करूँगा तो वो ऑलवेज खुद को अलाइन करने की कोशिश करता है। किस डायरेक्शन में अलाइन करने की कोशिश करता है? मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन करने की कोशिश करता है। अगर मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो जो मैग्नेटिक डायपोल है विच इज़ बार मैग्नेट, जो कि मैग्नेटिक डायपोल है, वो इस डायरेक्शन में खुद को अलाइन करने की कोशिश करता है हमेशा। तो इस तरीके से वो स्टेबल फॉर्म में रह पाता है। तो कहीं पे भी अगर मैग्नेटिक फील्ड होता है, जैसे कि हमारे अर्थ के कारण से मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो बार मैग्नेट जो है वो इस तरीके से खुद को अलाइन कर लेता है नॉर्थ और साउथ के डायरेक्शन में, और वो इस तरीके से हमें डायरेक्शन को भी शो करता है। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही हुआ कि जैसे ही करंट के डायरेक्शन को रिवर्स किया गया तो फिर से वही इफ़ेक्ट देखा गया कि मैग्नेटिक जो निडल था वो डिफ्लेक्ट कर गया। लेकिन इस बार जो डिफ्लेक्ट किया उसका डायरेक्शन उल्टा था, पहले वाले के डायरेक्शन से अपोजिट डायरेक्शन में इसने डिफ्लेक्ट किया था। तो इस बार इसका डिफ्लेक्शन इधर हुआ। लास्ट टाइम डिफ्लेक्शन इस तरफ हुआ था, इस बार डिफ्लेक्शन इधर हुआ। इसका मतलब इसके पास कुछ ना कुछ तो डायरेक्शनल प्रॉपर्टी है, इसके पास करंट कैरिंग वायर के पास। दूसरा चीज़, जो हमारा बार मैग्नेट्स होते हैं वो सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड से ही डिफ्लेक्ट वगैरह हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड से तो नहीं होता है जनरली। तो कहीं ना कहीं लगा कि यार ये जो करंट कैरिंग वायर है उसके चारों ओर कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड ज़रूर इंड्यूस हो रहा है, तभी ये ऐसा पॉसिबल है। तो इस बात से हमें पता चला कि हाँ, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो करंट कैरिंग वायर के कारण से है। और दूसरा चीज़ ये भी देखा गया कि जैसे ही मैंने करंट को ज़ीरो कर दिया, इस वायर के थ्रू करंट मैंने कर दिया ज़ीरो,
तो अचानक से मैग्नेटिक निडल का जो डिफ्लेक्शन था वो गायब हो गया, वो बिल्कुल ही गायब हो गया, और इस बार वो अनडिफ्लेक्टेड रहा। इसका मतलब हो ना हो ये जो करंट है वही कुछ ना कुछ कर रहा है। ठीक है, और भी कुछ कुछ ऑब्जर्वेशंस देखे गए। वो ऑब्जर्वेशंस क्या क्या थे? वो चार्ज पार्टिकल से लेकर के ऑब्जर्वेशंस किए गए थे। जनरली हमें पता है कि अगर कोई भी करंट कैरिंग वायर है तो करंट कैरिंग वायर में चार्ज पार्टिकल्स मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ढेर सारे, वो सारे के सारे इस डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सारे के सारे इस डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे। या फिर इलेक्ट्रॉन का मैं पॉजिटिव चार्ज बोल दूँ होल्स, और वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे। होल्स अगर मैं बोलूँगा तो इस डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे। तो कहीं ना कहीं इस करंट से रिलेशन चार्ज का है, और चार्ज का रिलेशन मैग्नेटिक फील्ड से। यहाँ तक हमें बातें थोड़ा थोड़ा अनुमान लगने लगा, हमें समझ में आने लगा कि हाँ कुछ ना कुछ इसके कारण से ज़रूर हो सकता है। और भी बातें हमें अच्छे तरीके से समझ में आया जब हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया। करंट कैरिंग वायर के सामने, करंट कैरिंग वायर के सामने हमने क्या किया, एक चार्ज पार्टिकल को लेके गया। तो देखा करंट कैरिंग वायर के सामने जैसे ही मैंने एक चार्ज पार्टिकल को लेके गया, और इसको 2-3 कंडीशन में रखा गया। एक कंडीशन ये, दूसरा कंडीशन में इस चार्ज पार्टिकल को वेलोसिटी दिया गया, और तीसरा कंडीशन में इस चार्ज पार्टिकल को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी दिया गया। ठीक है, वो भी हम समझेंगे ये परपेंडिकुलर कैसे हुआ, क्या है इसका मतलब का। तो अगर ये वेलोसिटी इसके पास है और वेलोसिटी अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है तो अलग अलग बिहेवियर्स देखे गए। 3 तरह के एक्सपेरिमेंट में अलग अलग बिहेवियर देखे गए। यहाँ पे देखा गया कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल को करंट कैरिंग वायर के सामने रख देता हूँ मैं, तो इस पर कोई भी फोर्स नहीं लगता है। नो फोर्स वाज एक्टिंग ऑन इट। लेकिन वही इसमें चार्ज पार्टिकल को अगर वेलोसिटी दे देता हूँ तो इस पे फोर्स लगने लग जाता है। फोर्स स्टार्ट्स एक्टिंग ऑन द चार्ज्ड पार्टिकल। लेकिन कुछ एंगल के लिए, फॉर सम एंगल इवन चार्ज पार्टिकल के पास वेलोसिटी था तब भी इस पे फोर्स नहीं लग रहा था। फोर्स वाज नॉट एक्टिंग। अब बात समझना, यहाँ पे चार्ज की प्रॉपर्टीज़ वगैरह भी आ रही है, करंट कैरिंग वायर की प्रॉपर्टीज़ आ रही है, मैग्नेटिक फील्ड की बिहेवियर्स वगैरह आ रहे हैं, उन सभी का कॉम्बिनेशन का इफेक्ट आ रहा है। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड एक्सपेरिमेंट है, इसको हम लोग आगे जा कर के समझेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, रेस्ट के टाइम पे क्यों नहीं लगा फोर्स, सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी जब था चार्ज पे तब क्यों लगा, और कुछ एंगल पे वो भी फोर्स क्यों नहीं लगा। तो इसको हम लोग बाद में समझेंगे। तो फिर ये सारे चीज़ एक्सपेरिमेंट वगैरह हुए और होने के बाद फिर कुछ लॉज वगैरह आए। ठीक है, और लॉज से हमें ये पता चला कि हाँ जो करंट कैरिंग वायर है उसके कारण से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो पहले करंट कैरिंग वायर से प्रोड्यूस नहीं हुआ, प्रोड्यूस हुआ किसके कारण से, चार्ज के कारण से। अगर कोई भी चार्ज है जो कि मूव करेगा उसके कारण से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो देखो मैक्सवेल ने क्या बोला, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल पहला कि उन्होंने तो साफ साफ बोल दिया था कि जो हमारा लाइट है वो क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट इज
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और इसके लिए उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से प्रूफ भी किया। और भी चीज़ उसने क्या बोल दिए कि पहला ये चीज़ तो बोल दिया लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और भी उसने रिसर्च में ये चीज़ लिखा था कि कोई भी एक्सेलरेटेड पार्टिकल होगा तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट करेंगे। एनी एक्सेलरेटेड particle will radiate electromagnetic wave। ठीक है, अगर इस पॉइंट पे हम लोग बातें करें कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोला गया है, इसका मतलब मान लो कोई भी चार्ज पार्टिकल है और इसको तुमने आगे के डायरेक्शन में एक्सलरेट कराया, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इमिट करेंगे या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इमिट करेंगे। तो इसका मतलब एनर्जी इस चार्ज पार्टिकल का कंटिन्यूसली लूज होगा, बशर्ते ये एक्सेलरेटेड होना चाहिए, एक्सेलरेटेड होना चाहिए। तो ये क्या करेगा, ईएम वेव इमिट करेगा या फिर रेडिएशंस इमिट करेंगे। इसके और दो अलग अलग पहलूज हैं। पहला पहलू ये है कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे है तो क्या होगा। हमें अच्छे तरीके से पता है कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे होता है तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इमिट करता है ना, अपने स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड इमिट करता है या फिर एक्वायर करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द स्पेस। दूसरा कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल है वो रेस्ट पे नहीं है, वो मूव कर रहा है। ठीक है, कोई भी चार्ज पार्टिकल ले लिया मैंने और इसको मैं कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करा रहा हूँ। कांस्टेंट वेलोसिटी से मतलब कि इसका एक्सेलरेशन क्या है, ज़ीरो। तो ये जो चार्ज पार्टिकल है इलेक्ट्रिक फील्ड इमिट तो करेगा ही करेगा, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर तो निकलेगा ही निकलेगा, साथ ही साथ मैग्नेटिक फील्ड भी बाहर निकलेगा। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। अभी तो सिर्फ मैं इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा रहा हूँ, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड is present in the space as well as magnetic field is also present। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया हमारा सेकंड केस बी। और जो थर्ड केस है वो सी यहाँ पे है, जिसमें कि बताया कि अगर वो एक्सलरेट करना स्टार्ट करे तो एक्सलरेट करने के टाइम पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इमिट करते हैं। तो देखो ये केस तो हम लोगों ने पढ़ लिया, किस में पढ़ा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। तुमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बताओ कहीं भी ऐसा जगह जहाँ पे चार्ज को मूव कराया हो, नहीं, चार्ज को हमेशा रेस्ट पे रख करके इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है, कभी भी मूव कराते हुए कुछ भी नहीं किया गया है ना। तो हमेशा रेस्ट पे रख करके चीज़ें किए गए हैं, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नाम ही है, इलेक्ट्रो चार्ज, स्टैटिक्स मतलब एट रेस्ट। तो दोनों इस मतलब चार्ज अगर रेस्ट पे होगा तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह निकालना है। लेकिन इस वाले केस में क्या होंगे, चार्जेस मूव करेंगे, करंट कैरिंग वायर है उसमें क्या हो रहे हैं, चार्जेस मूव कर रहे हैं, तो फिर हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा ही होगा अगर मूव करेगा तो, साथ ही साथ मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। तो इस पार्ट में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में हम लोग टोटली मैग्नेटिक फील्ड पे फोकस करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। तो पहला है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मूविंग चार्ज। ड्यू टू मूविंग चार्ज, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मूविंग चार्ज।
तो अगर कोई भी चार्ज अगर हमारा मूव कर रहा हो तो उसके कारण से मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, इस चीज़ को निकालते हैं। तो मान लो कि मेरे पास एक चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज अभी के लिए, और ये प्लस क्यू चार्ज जो है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था v वेलोसिटी से, ठीक है। और मुझे बोला गया कि बताओ r डिस्टेंस पे इस पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो ये जो r पॉइंट है ये r डिस्टेंस पे, तो इसको मैं बोलूँगा r वेक्टर, एंड दिस इज वेलोसिटी वेक्टर, क्योंकि वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है तो इसको वेलोसिटी वेक्टर के फॉर्म में भी लिखेंगे। और इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा डेट इज थीटा। तो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो कुछ इस तरीके से दिया गया, दैट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P is given by mu naught upon 4 pi into Q into V cross R divided by R cube। तो ये होगा हमारा मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला। काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसे याद रख लेना है, जिसमें कि हर एक का वैल्यू हमें पता है। म्यू नॉट क्या होता है, परमिबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस, परमिबिलिटी है ना। और म्यू नॉट का वैल्यू कितना होता है, कितना लिखा था, यही था ना, 4 पाई इंटू 10 रेज़ टू पावर, है ना। तो और इसमें क्या क्या चीज़ है, वी आर, ये सारा चीज़ देखो कितना हो जाएगा। दिस इज व्हाट वेलोसिटी वेक्टर। दिस इज आर विच इज पोजीशन वेक्टर, ठीक है, ये हमारा पोजीशन वेक्टर होगा। और क्यू क्या होगा, चार्ज। और चार्ज को हमें साइन के साथ पुट करना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ और मैग्नीट्यूड में पुट करेंगे, नहीं, ये हमें चार्ज को पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो उसके साथ पुट करेंगे। तो पुट विथ साइन, साइन के साथ हमें पुट करना है इसे। ये आ गया, वी हो गया, आर हो गया, चार्ज हो गया, म्यू नॉट 4 पाई बी, बी इज द मैग्नेटिक फील्ड। ड्यू टू मूविंग चार्ज पार्टिकल। अब ये मूविंग चार्ज पार्टिकल के कारण से जो डायरेक्शन होगा वो किधर होगा, बोलो। वो डायरेक्शन हम लोग किस तरीके से डिसाइड करेंगे, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी गिवन बाय V क्रॉस R, क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट से निकालेंगे डायरेक्शन को। तो जैसे कि यहाँ पे अगर V क्रॉस R करेंगे तो वो किधर जाएगा, इनटू द प्लेन या फिर आउट ऑफ द प्लेन, आउट ऑफ द प्लेन, आउट ऑफ द प्लेन, अरे अंदर सर, इनटू द प्लेन जाएगा ना, V क्रॉस R है ना, हाँ सर। तो इनटू द प्लेन होगा, ठीक है। सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। हमें क्रॉस प्रोडक्ट अच्छे तरीके से आना चाहिए। अब इसी को मैं थोड़ा और ओपन करके लिखता हूँ, क्रॉस प्रोडक्ट लिखा हुआ है। अगर मुझे सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए तो कितना लिखेंगे, B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई
क्यू और v इंटू आर इंटू साइन थीटा, साइन थीटा, और एन कैप तो यूनिट वेक्टर होता है, उसको हटा दिया मैंने, और नीचे है आर क्यूब हट जाएगा, तो आंसर आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू वी साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। दिस विल बी द मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। और मुझे ये फॉर्मूला याद रखना है। और डायरेक्शन कैसे निकलेगा, वी क्रॉस आर या आर क्रॉस वी? वी क्रॉस वी क्रॉस आर, याद रखना, आर क्रॉस वी मत कर लेना, उल्टा डायरेक्शन आ जाएगा। तो ये मूविंग चार्ज पार्टिकल के कारण से बेसिक सा फॉर्मूला हम लोगों ने निकाल के देख लिया, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड इज दिस मच। तो इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन ऐसा है कि चार्ज पार्टिकल है, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। चार्ज पार्टिकल है जो कि प्लस क्यू चार्ज है, वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था, बराबर। तो पूछा गया कि जब वो इस लोकेशन पे है ए डिस्टेंस पे, तो जेड एक्सिस पे एक पॉइंट पी है जो कि ए डिस्टेंस पे, तो इस लोकेशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड कितना होगा। फाइंड द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बी एट पॉइंट पी। सॉल्व करो जल्दी से, बहुत इजी क्वेश्चन दिया है। स्पीड v ले लेना, v स्पीड से जा रहा है। तो देखो कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले मुझे चाहिए आर वेक्टर, और वही काम का चीज़ है, बाकी तो अवेलेबल ही है। तो आर वेक्टर मुझे निकालना है। पॉइंट है इस जगह पे पॉजिटिव चार्ज, वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो इधर है, तो एक v डायरेक्शन मिल गया और एक आर वेक्टर का डायरेक्शन। तो ये पॉइंट p है, इसको ज्वाइन कर लो इसके साथ। so this is the direction of r vector, और r वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, a√2 है ना, ये डिस्टेंस तो a और a दे रखा है ना, so this is a√2। और ये हमारा वेलोसिटी वेक्टर और ये हमारा r वेक्टर किस प्लेन में है ये, और डायरेक्शन कैसे निकलेगा, v क्रॉस r से। तो v क्रॉस r करो, किधर जा रहा है, x y z, किस डायरेक्शन में जा रहा है, अरे बोल दो, y डायरेक्शन में है ना। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज प्लस ऑफ जे कैप, और मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू इंटू वी क्यू वी साइन थीटा डिवाइड बाय आर स्क्वायर। वैल्यूज को पुट कर लेते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और क्यू में ही रहेगा, वी रहेगा, साइन थीटा कितना हो जाएगा, इन दोनों के बीच का एंगल 45 डिग्री, विच इज़ 1/√2, और आर का वैल्यू कितना, a√2। चलो, तो ये हो गया हमारा आंसर। समझ में आया सबको, कोई दिक्कत है? नो सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। a√2 का स्क्वायर आएगा ना? हाँ, आर स्क्वायर है, ये स्क्वायर होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मान लो कि एक इलेक्ट्रॉन है जो कि सर्कुलर मोशन कर रहा था, इलेक्ट्रॉन है जो कि सर्कुलर मोशन कर रहा है,
ये इलेक्ट्रॉन है और ये इस डायरेक्शन में कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर मोशन कर रहा है, जिसका रेडियस दे रखा है स्मॉल आर। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा गया है फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। ये लोकेशन है P, कांस्टेंट वेलोसिटी से चार्ज दे रखा है और रेडियस r है। P लोकेशन पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा और डायरेक्शन किधर होगा, ये निकालना है। सॉल्व करो। सबसे पहले ये जो इलेक्ट्रॉन है ये रिवॉल्व कर रहा है इस सर्कुलर ऑर्बिट में, जो भी है बोलो। तो किसी भी एक लोकेशन पे मैं उसको रोक लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं मैग्नेटिक फील्ड निकालने का कोशिश करता हूँ। तो मान लो कि अब इलेक्ट्रॉन इस जगह पे है और वो कांस्टेंट वेलोसिटी v से जा रहा है और ये अब पोजीशन वेक्टर कितना है, r है p। तो वेलोसिटी वेक्टर और r वेक्टर में एंगल कितना है बोलो। 90 डिग्री का है ना, 90 डिग्री है। दूसरा डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकलेगा, v क्रॉस r से। V क्रॉस R और v क्रॉस r किस J डायरेक्शन कैप में बता रहा, बोलो। J कैप मतलब इनटू द Y प्लेन या, डायरेक्शन अरे एक्स वाई तो इधर है ही नहीं, मैंने दिया भी नहीं है ना। इनटू द प्लेन या फिर आउट ऑफ द प्लेन, किसी दो डायरेक्शन से बताएंगे। आउट ऑफ द प्लेन अगर v क्रॉस r करेंगे, वेलोसिटी ऊपर, रेडियस वेक्टर इधर, v क्रॉस r करेंगे तो डायरेक्शन आएगा ऊपर। लेकिन क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन है तो साइन चेंज होगा, तो जो ऊपर आ रहा है वो चला जाएगा अंदर, अंदर। हाँ है ना। सो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अंदर के डायरेक्शन में। नेगेटिव साइन आएगा ना इसके साथ। बात क्लियर है क्या। हाँ सर। तो मैग्नेटिक फील्ड विल बी हाँ सर। इनटू द प्लेन। चलो, तो अब ये निकाल दिया। अब मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, विच विल बी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू क्यू। क्यू क्या होगा, ई होगा, और वी साइन थीटा, वी रहेगा, साइन 90 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। समझ में आया सर ओके। और डायरेक्शन किधर, माइनस, अगर एक्स वाई जेड इधर होता तो माइनस अब जो भी आई कैप जे कैप होता वो मैं दे देता, लेकिन अभी क्या है, इनटू द प्लेन है। नेक्स्ट जो इसमें आता है डेट इज़ बायस-सेवर्ट लॉ। और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग वायर, यहाँ से हमारा पूरा स्टार्ट होता है। तो वो जो ऊपर वाला फॉर्मूला है उसे याद रखना, कहीं कहीं पे भी काम आ सकता है। तो नेक्स्ट है हमारा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर, और इसे हम लोग बायट-सेवर्ट लॉ बोलते हैं। काफ़ी फेमस लॉ, और इसके फॉर्मूले भी काफ़ी फेमस है। ये क्या बताता है कि किसी भी करंट कैरिंग वायर के कारण से कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे। तो मान लो कि हमारे पास कोई भी एक करंट कैरिंग वायर है, और करंट कैरिंग वायर का एक छोटा सा एलिमेंट लिया जाएगा। तो यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट है यहाँ से यहाँ तक, जिसका लेंथ दिया गया है डेट इज़ dl। dl लेंथ का करंट कैरिंग वायर है, और करंट जो है वो ऊपर की डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, और इसके कारण से मुझे इस लोकेशन पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो यहाँ पे भी आएगा आर वेक्टर, ठीक है, और इस पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो इसके लिए हम लोगों ने जो फॉर्मूला याद करना है, जो बायट-सेवर्ट लॉ के द्वारा दिया गया, डेट इज़
dB, क्योंकि देखो एलिमेंट हमने छोटा लिया तो मैग्नेटिक फील्ड जो P पॉइंट पे होगा वो भी छोटा होगा। सो dB वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई इंटू dl क्रॉस r डिवाइडेड बाय r क्यूब, dl क्रॉस r डिवाइडेड बाय r क्यूब। और इन दोनों के बीच का एंगल थीटा होगा। dl वेक्टर इस डायरेक्शन में है और r वेक्टर इस डायरेक्शन में है एंड दिस इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। तो अगर इसको मैं ओपन करूँ तो ये कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा डेट dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट आई अंदर ले लेते हैं, बहुत जगह पे देखने के लिए मिलेगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई इंटू डी एल क्रॉस आर, ये बन जाएगा तुम्हारा डी एल इंटू आर इंटू साइन थीटा, और जो एन कैप था वो मैग्नीट्यूड में 1 हो जाएगा यूनिट वेक्टर, डिवाइड बाय आर क्यूब में से एक आर चला जाएगा तो डी बी आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये आएगा हमारा मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला। तो इसमें dl क्या चीज़ है? dl इज द एलिमेंट, किसका? करंट कैरिंग वायर का, एलिमेंट ऑफ करंट कैरिंग वायर। और r इज द पोजीशन वेक्टर। dl का डायरेक्शन किधर होगा? क्योंकि dl को मैंने एक वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है, यहाँ पे देखो dl को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करा है, तो डायरेक्शन इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है उसी डायरेक्शन में dl वेक्टर भी होगा, ये हमें ध्यान रखना है। तो dl क्रॉस r से अगर मैं अभी dl क्रॉस r करूँ तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो अंदर के डायरेक्शन में होगा dl क्रॉस r से। अब देखो ये जो फार्मूला है, ये फार्मूला कहीं ना कहीं से तो आया होगा, जनरली कहीं पे भी ढूंढोगे तो मिलेगा नहीं कि ये फार्मूला आया किधर से है, या फिर ऊपर वाले फार्मूले के साथ इसका क्या रिलेशन है। क्योंकि हमें पता है कि कोई भी करंट कैरिंग वायर होगा तो उसमें चार्ज फ्लो कर रहे होंगे, और जो चार्ज फ्लो कर रहे हैं उसी चार्ज फ्लो करने के कारण से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है, उसको कन्वर्ट किया गया है बस इस फॉर्म में। तो उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं, दूसरी जगह पे वैसे ये मिलेगा नहीं, तो हम लोग खुद अपने तरीके से समझेंगे कि ये किस तरीके से ये वाला फार्मूला है, इधर गया, ये वाला जो फार्मूला है नीचे वाले फार्मूले से रिलेट किया जा सकता है। ठीक है, देखो तो मान लो कि फिर से हमारे पास करंट कैरिंग वायर है ना। तो करंट कैरिंग वायर है तो उसमें क्या होंगे, चार्जेस फ्लो कर रहे होंगे। इलेक्ट्रॉन की जगह पे मैं मान लेता हूँ कि पॉजिटिव चार्जेस हैं, डेट इज़ होल्स, और वो ऊपर की डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो ये होल्स होंगे जो ऊपर की डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे, और ये जो मूव कर रहे होंगे उसके कारण से, क्योंकि करंट है ऊपर की डायरेक्शन में मूव कर रहा है, आई को हम लोग क्या लिखते हैं, आई इज इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी, है ना। और चार्ज क्या होगा, पर यूनिट टाइम में कितना फ्लो कर रहा है। अब ये जो चार्ज है उसको हम लोग इस तरीके से लिखेंगे कि नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम। बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, तो बस इतना सा समझ लो कि इतने से रीजन में जो चार्ज आ रहा है डीएल रीजन में वो क्या है, डी क्यू है। इतना सा डीएल रीजन में जो चार्जेस आ रहे हैं दैट इज़ डी क्यू। तो एक करंट को हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। तो ये जो चार्ज है दीज आर होल्स, और ये कितना चार्ज है, अभी छोटा सा चार्ज होगा, दैट इज डी क्यू। तो हमारे पास ऊपर क्या फॉर्मूला था, दैट
द मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू क्यू इंटू वी क्रॉस आर डिवाइडेड बाय आर क्यूब। ये फार्मूला था। अब देखो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एज इट इज़ रहने दो। ये जो चार्ज क्यू है, ये क्योंकि यहाँ पे अभी छोटा सा चार्ज है डी क्यू, तो मैं यहाँ पे पुट करूँगा डी क्यू। वेलोसिटी को मैं कैसे लिख सकता हूँ, वेलोसिटी की ये जो लेंथ है डी एल बाई डी टी, इस तरीके से लिखूँगा डी एल बाई डी टी, और क्रॉस आर वेक्टर, आर पोजीशन वेक्टर तो एज इट इज़ ऐसा ही रहेगा, पी पॉइंट पे निकालना है तो डिवाइडेड बाय आर क्यूब। अब इसको बस थोड़ा सा अरेंज करना है, दैट इज़ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और डी क्यू और डी टी को एक तरफ कर लेता हूँ मैं। सो डी क्यू बाई डी टी क्या बन जाएगा, करंट, और अंदर क्या बचेगा, डी एल क्रॉस आर वेक्टर डिवाइड बाय आर, और ये हो गया करंट। तो आंसर आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई इंटू डी एल क्रॉस आर वेक्टर डिवाइडेड बाय आर क्यूब। तो इस तरफ से तुम्हारा ये छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड निकला, क्योंकि यहाँ पे चार्ज छोटा सा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी छोटा सा होगा। सो दिस विल बी द डेरिवेशन बोलो या फिर प्रूफ बोलो, या फिर इन दोनों में किस तरीके से रिलेट किया जा सकता है। तो हमें ये फार्मूला को याद रखना है, और इस फार्मूले को हम लोग हर बार यूज़ करेंगे। आई को अंदर कर देता हूँ, और इसी से अभी सारा का सारा डेरिवेशन वगैरह होने वाला है। चलो अब चलते हैं हम लोग डेरिवेशन पे। तो सबसे पहला डेरिवेशन जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर, और जो वायर है हमारा वो फाइनाइट है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट वायर, ऊपर जो हम लोगों ने वायर लिया था, कितना छोटा सा वायर लिया था, डीएल लेंथ का था, विच वाज वेरी वेरी स्मॉल। लेकिन अभी जो हम लोग वायर लेंगे उसका लंबाई क्या होगा, थोड़ा सा ज़्यादा होगा। और फिर नेक्स्ट केस में हम लोग क्या लेंगे, इनफाइनाइट वायर ले लेंगे। जैसे अब याद करो हम लोगों ने वहाँ पे किया था करंट इलेक्ट्रिसिटी में, सॉरी करंट इलेक्ट्रिसिटी बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रोस्टैट में। इलेक्ट्रोस्टैट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में में, हाँ। पॉजिटिव लेमडा चार्ज लेकर के हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था। सेम वे में यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। तो इसको मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। मान लो कि ये हमारे पास एक करंट कैरिंग वायर है, और इसमें जो करंट है वो ऊपर की डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, और करंट का मैग्नीट्यूड है आई, और मुझे निकालना है इस पी पॉइंट पे, इस पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो इससे एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो होता ही है, वो कितना होगा, इस लोकेशन से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, डेट इज़ डी। इसको मैं डी एज्यूम कर लेता हूँ। डी इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस विद द वायर टू द पॉइंट पी। अब मुझे क्या करना है, वाई डिस्टेंस पे जाकर के डी वाई थिकनेस का एलिमेंट चूज़ करना है। वाई डिस्टेंस पे मैं गया और डी वाई थिकनेस का एलिमेंट चूज़ किया। क्यों ऐसा कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे एक छोटा सा एलिमेंट चाहिए वायर का, करंट कैरिंग वायर का छोटा सा एलिमेंट चाहिए। बाइट से वर्ड लॉ ऐसा ही बोलता है। तो ये छोटा सा एलिमेंट लिया, और ये एलिमेंट का थिकनेस कितना है, डी वाई, इसका थिकनेस है डी वाई। तो इस छोटे से करंट कैरिंग वायर के कारण से मैग्नेटिक फील्ड मैं पी पॉइंट पे अब लिख सकता हूँ। वो कितना होगा, पहले तो इसको मैं ड्रॉ कर लेता हूँ ढंग से। दिस विल बी द आर वेक्टर, ये हमारा बनेगा आर वेक्टर, और जो एलिमेंट है वो काफ़ी थिन है, तो ऐसा होगा ये, ध्यान देना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, थीटा एंगल,
थीटा पे जाकर के डी थीटा एलिमेंट चूज़ किया गया। कई जगह पे इस तरीके से भी लिखते हैं कि थीटा एंगल पे जाकर के डी थीटा का एलिमेंट चूज़ किया है तो मुझे वाई डिस्टेंस पे डी वाई थिकनेस का एलिमेंट मिलेगा, या फिर वाइस वर्सा। अब चलो आगे करते हैं इसको, वायर को थोड़ा मैं लंबा कर लेता हूँ। अब तो मुझे को फार्मूला पता है, फार्मूला लिखता हूँ। डेट छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला वेक्टर फॉर्म में इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई इंटू डी एल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब। और इसको मैं ओपन कर देता हूँ। सो डी बी डायरेक्शन किधर हो जाएगा वो मुझे पता है, ठीक है। करंट का डायरेक्शन इधर है, मतलब डी एल वैक्टर का डायरेक्शन इधर है, और जो आर वेक्टर है वो इधर है। तो किधर हो जाएगा डी एल क्रॉस आर इनटू द प्लेन, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो है वो इनटू द प्लेन होगा। वो हर एक केस के लिए होगा, चाहे एलिमेंट तुमने नीचे माना हो चाहे ऊपर माना हो, हर एक के लिए मैग्नेटिक फील्ड अंदर के डायरेक्शन में होगा। तो डायरेक्शन को भी छोड़ दो, सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में देखेंगे। तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, और इस जगह पे डी एल क्रॉस आर हट जाएगा, सिर्फ बचेगा डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर क्यूब। अब थीटा को मैं पुट कर लेता हूँ। थीटा होता क्या है यहाँ पे, इस जगह पे जो थीटा है दिस इज एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड डी एल वेक्टर। तो इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा यहाँ पे वो कितना होगा, बोलो। ये तो एंगल थीटा लिया है हमने, तो ये एंगल होगा थीटा। तो टोटल एंगल कितना हो जाएगा, 90 प्लस थीटा। 90 प्लस थीटा। मुझे यहाँ पे 90 प्लस थीटा पुट करना पड़ेगा। तो ये आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई इंटू डी एल साइन 90 प्लस थीटा डिवाइडेड बाय आर क्यू। और ये मेरा डी बी, इसी को मुझे इंटीग्रेट करना है। करंट तो कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, म्यू नॉट 4 पाई कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा। मुझे इसी टर्म को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा तो मुझे क्या मिलने वाला है, मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई। लेकिन देखो प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, मेरे पास दो वेरिएबल्स हो गए, आया ना। डीएल के सर जगह आर स्क्वायर आएगा नीचे। हाँ हाँ आर स्क्वायर आएगा, नीचे आर स्क्वायर आएगा। तो प्रॉब्लम की बात कर रहा था मैं, इस जगह पे डीएल को लिखूंगा मैं डी वाई। मेरे पास दो वेरिएबल्स हो गए, साइन 90 प्लस थीटा कितना हो जाएगा, प्लस कॉस थीटा या माइनस कॉस थीटा, cos theta। कॉस थीटा। प्लस कॉस थीटा। हाँ, तो प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि मेरे पास दो वेरिएबल्स हो गए। कौन कौन सा वेरिएबल है, एक y भी वेरिएबल है और एक थीटा भी वेरिएबल है ना। और r तो वेरिएबल है ही है, डिस्टेंस हमारा चेंज हो रहा है। तो मुझे इन सभी वेरिएबल्स को चेंज करना है सिर्फ एक वेरिएबल में, तभी मैं इंटीग्रेशन कर पाऊँगा। मेरी बात समझ में आ रही है क्या, हाँ सर। कैसे करेंगे। यस सर। तो एक बड़ा सा ट्रायंगल मुझे दिख रहा है, मैं बड़ा सा ट्रायंगल को ले रहा हूँ। ये जो ट्रायंगल मुझे दिख रहा है, मैंने इस ट्रायंगल को लिया। इसमें ये जो डिस्टेंस है d गिवन है, ये जो डिस्टेंस है y गिवन है, और ये जो डिस्टेंस है r गिवन है मैग्नीट्यूड में, ठीक है। और ये जो एंगल है वो थीटा गिवन है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, टेन थीटा। टेन थीटा कितना हो जाएगा, y बाई डी। समझ में आया क्या। और दूसरा हाँ चीज़, सर। यस सर। आर स्क्वायर इज, अच्छा पहले इसको मैं लिख लेता हूँ। y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, डी टेन थीटा। और मैं इसको डिफरेंशिएट कर लेता हूँ। डिफरेंशिएट करूँगा तो कितना मिलेगा, डी वाई इज इक्वल्स टू डी टेन थीटा का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा, साथ में आएगा Spirit। डी थीटा। दूसरा चीज़ ये है कि पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, और इसमें आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू मैं वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर लिख सकता हूँ। सो आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, y का वैल्यू कितना है बोलो, डी टेन थीटा, है ना।
हाँ सर। Yes. तो डी स्क्वायर कॉमन ले लो, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा आता है। तो मेरे पास दो रिजल्ट आए और इन दोनों के रिजल्ट को वैल्यू को मैं उधर पुट कर लूँगा, तब मेरा सिर्फ एक वेरिएबल में इंटीग्रेशन बच जाएगा। चलो पुट करते हैं इसको। कितना होगा? म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई इंटीग्रेशन डी, पहले कॉस थीटा को एज इट इज़ रहने देता हूँ, कॉस थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, आर स्क्वायर को लिख लो डी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, और फिर क्या आएगा ऊपर डी वाई, डी वाई की जगह पे लिखूंगा डी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब कुछ कुछ कैंसिल आउट हो रहा है यहाँ पे चीज़ें, क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है? सेक स्क्वायर थीटा पूरा का पूरा चल Sec जाएगा, square theta. एक डी डी कैंसिल आउट हो जाएगा, डी को बाहर निकाल लेता हूँ, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई टी इंटीग्रेशन कॉस थीटा डी थीटा, और ये है हमारा डी बी को इंटीग्रेट कर लेता हूँ, बी तो लिख दिया मैंने मैग्नेटिक फील्ड। अब इसको इंटीग्रेशन करना है कहाँ से कहाँ तक? दो एंगल्स का इंटीग्रेशन होगा मुझे मेरे लिए, तो मैं हाँ इंटीग्रेट करता हूँ। देखो बहुत जगह पे तुम्हें थीटा 1 और थीटा 2 के फॉर्म में आंसर मिलेगा, लेकिन मैं थीटा 1 थीटा 2 के फॉर्म में नहीं प्रेफर करता हूँ, क्योंकि कभी कभी याद नहीं होता है थीटा 1 ऊपर वाला था या थीटा 2 नीचे वाला था। तो मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ कि थीटा अप एंड थीटा डाउन। तो इस एंगल को मैं थीटा अप बोल रहा हूँ और इस एंगल को मैं थीटा डाउन बोल रहा हूँ। बराबर है क्या? ये करंट कैरिंग वायर था, ऊपर की डायरेक्शन में करंट, और ये पॉइंट पी। तो थीटा का इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक जाएगा? अब देखो इस डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव एज्यूम करूँगा तो ये वाला डायरेक्शन तो नेगेटिव ही बनेगा ना। तो इंटीग्रेशन माइनस थीटा डाउन से लेकर के थीटा अप तक जाएगा। अब किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हो, इतना कुछ खास मैंने बताया नहीं, सिंपल ही चीज़ बताया, पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन। और इस वाले रेफरेंस को क्या माना है मैंने? 0 डिग्री, तो उसके ऊपर वाला पॉजिटिव, इसके नीचे वाला नेगेटिव। तो cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? माइनस टेन थीटा, है ना। और वैल्यूज़ वगैरह पुट करो, तो फाइनल आंसर मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन थीटा अप प्लस साइन थीटा डाउन। ये मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला, साइन थीटा प्लस साइन थीटा डाउन। इसमें दो डायरेक्शन में नहीं मिलता है, जैसे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड में मिलता था ना, एक पैरेलल डायरेक्शन में एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे एक ही डायरेक्शन में होगा। क्यों? क्योंकि एक ही डायरेक्शन जो है वो इनटू द प्लेन है, तो कंपोनेंट मुझे डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, इसीलिए हमारा आंसर सिर्फ ये होगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन थीटा प्लस साइन थीटा डाउन। क्लियर है क्या? हाँ सर। अब इसमें दो चीज़ें हैं, अगर हमारा करंट कैरिंग वायर काफ़ी ज़्यादा इनफाइनाइट है और एक सेमी इनफाइनाइट, तो दो केस कर लेते हैं। फर्स्ट, इफ द वायर इज इनफाइनाइट, अगर हमारा वायर इनफाइनाइट है तो ये प्लस इन्फिनिटी तक जा रहा है करंट इस डायरेक्शन में, और ये माइनस ऑफ इन्फिनिटी, और लोकेशन है ये पॉइंट पी, तो इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड आएगा। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या लिखेंगे हम लोग? तो पहले मुझे थीटा अप एंड थीटा डाउन तो लिखना पड़ेगा। अगर लाइन ही इनफाइनाइट हो गया तो पॉइंट तो काफ़ी पास में हो जाएगा, और जब एंगल चूज़ करेंगे तो एंगल कितना आएगा? 90 डिग्री ऑलमोस्ट, और नीचे के लिए कितना एंगल आएगा? वो भी ऑलमोस्ट 90 डिग्री। सो थीटा अप इज़ 90 डिग्री, थीटा डाउन इज़ 90 डिग्री। सेम जो हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैट देखा था, तो उस केस में भी हम लोगों ने इसी तरीके से किया था।
दोनों के वैल्यूज़ को पुट कर लूँगा तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 1 + 1 2 πd। ये आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला, इसको याद रखना है। इसके डायरेक्शंस के बारे में अभी हम लोग देखेंगे। दूसरा, इफ द वायर इज सेमी इनफाइनाइट, इफ द वायर इज सेमी इनफाइनाइट, अगर वायर हमारा सेमी इनफाइनाइट है तो फिर से इस तरफ होगा इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, और इस लोकेशन पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। करंट ऊपर की डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड विल बी थीटा अप थीटा डाउन। देख लो थीटा अप कितना हो जाएगा 90 डिग्री, थीटा डाउन कितना हो जाएगा 0 डिग्री। 0 डिग्री। तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आ जाएगा B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई डी। ये आएगा आंसर। तो इन दोनों फार्मूले को हमें याद रखना है अच्छे तरीके से, और इसका हम लोग यूज़ करेंगे। तो इसके डायरेक्शन को हम लोग देखते हैं पहले, फिर आगे बढ़ेंगे। अगर हमारे पास एक करंट कैरिंग वायर है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर, ड्यू टू इनफाइनाइट वायर डायरेक्ट लिखता हूँ मैं, ड्यू टू इनफाइनाइट वायर। अगर मेरे पास एक इनफाइनाइट वायर है तो उसको मैं कुछ इस तरीके से दिखाऊंगा, और इसके कारण से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कैसा दिखेगा? बिल्कुल ऐसा सर्कुलर दिखेगा। दिस इज मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा? उसका मैग्नेटिक फील्ड का एरो मैं ऐसे दूंगा। और सिर्फ एक ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं होंगे, ऐसे से ढेर सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगे। थोड़ा और ड्रॉ कर देता हूँ मैं। ऐसा, और भी बहुत सारे होंगे। ऐसा, और सभी कुछ इस तरीके से डायरेक्शन में होंगे। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो ये मैं अगर टॉप व्यू में देखूं तो टॉप व्यू ऐसा होगा इसका। सबसे पहले मैं एक प्लेन बना लेता हूं कि मैं अगर कोई भी पर्सन या ऑब्जर्वर इस जगह पे जाकर के देख रहा है तो करंट कैरिंग वायर ऊपर की डायरेक्शन में आ रहा होगा, है ना, आई करंट लेकर के, और इसके चारों ओर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कुछ इस तरीके से सर्कुलर फॉर्म में होगा, और सर्कल ऐसा होगा। ये मैग्नेटिक फील्ड है। दीज आर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। जितने सर्कल बनाना चाहो बना सकते हैं। और ये आर डिस्टेंस पे कांस्टेंट होगा। एक रेडियस फॉर्म कर रहा है, रेडियस से सर्कल फॉर्म कर रहा है, तो इन सर्कल पे किसी भी लोकेशन पे अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड देखूंगा तो वो क्या होगा? सेम होगा। सो दीज आर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये सारे हमारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं। ये समझ में आया क्या? इसको निकालेंगे कैसे? इसका एक शॉर्ट ट्रिक है निकालने का, मैंने डेवलप करा है, जिसमें कि करंट को
अपने थंब के साथ अलाइन करो। मेरा थंब ऐसे जा रहा है ना, और ये जो फिंगर्स होंगे देख लो यार, फिंगर भी नहीं बन रहे ढंग से। 1 2 3 4 5 ज़्यादा फिंगर्स बन गए हैं। मान लो फिंगर्स हैं, 2 हो गए, 3 4 एंड 5। ठीक है, तो ये अगर तुम थंब को अपने राइट हैंड थंब को, ठीक है, राइट हैंड को लिखना, राइट हैंड, राइट हैंड को अपने करंट के डायरेक्शन के साथ अलाइन करो। तो जिस डायरेक्शन में फिंगर कर्ल होगा, जिस डायरेक्शन में फिंगर तुम्हारा मुड़ेगा, उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो तुम यहाँ पे अलाइन करके देखो, इस वाले पे अपने राइट हैंड को रखो, अलाइन करो करंट के डायरेक्शन के साथ। चेक करो जल्दी से सभी कोई, क्या मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मिल रहा है क्या? हाँ सर। है ना, बस फिंगर को रोटेट करते जाओ, थंब को एक एक्सेस बना करके पूरे फिंगर को रोटेट करते जाओ। तो देखो पाम का जो डायरेक्शन होगा वो तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देते हुए नज़र आएगा। हम लोग अब इसी तरीके को अप्लाई करेंगे करंट कैरिंग वायर के कारण से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालने के लिए। अगर समझ में आ गया होगा तो हम लोग आगे चलते हैं। तो इस तरीके से हम लोग डायरेक्शन निकालेंगे। ये डेरिवेशन वगैरह कर लिया, अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो पहले हम लोग फाइनाइट वायर के कारण से कर लेते हैं, उसके बाद फिर इनफाइनाइट वाले भी क्वेश्चंस कर लेंगे। फिर हमारा आता है सर्कुलर के कारण से, वो भी देखेंगे बाद में। तो क्वेश्चन ऐसा गिवन है कि मेरे पास एक करंट कैरिंग वायर है जो कि आई करंट फ्लो कर रहा है इसमें, और ये डी डिस्टेंस पे है। नाइन्टी डिग्री है इन दोनों के बीच में, और ये 30 डिग्री है, बराबर। ये लेंथ दे रखा है L, बराबर, ये लेंथ L दिया गया है। तो क्वेश्चन पूछा गया है फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट P। सॉल्व करो, बस ज्योमेट्री का क्वेश्चन है और कुछ नहीं है। तो मुझे इसमें दो चीज़ निकालना है, एक एंगल निकालना है और एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, थीटा अप और थीटा डाउन तो मैं आराम से दिख गया होगा। थीटा अप कितना हो जाएगा 30 डिग्री, और थीटा डाउन कितना हो जाएगा 60 डिग्री। 60। और फिर इस एंगल को मैं 60 बोल सकता हूँ। कितना हो जाएगा, 60 हो गया, नहीं नहीं 30 होगा। इस एंगल को 30 बोल सकता हूँ। तो ये लेंथ कितना हो जाएगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर दे रखा है ना, तो ये हो जाएगा L cos और ये L sin 30। और फिर मुझे ये लेंथ निकालना है विच इज़ D। सो D विल बी इक्वल्स टू L sin 30 का कंपोनेंट, L sin 30 का कंपोनेंट cos 30 हो जाएगा, और इसके वैल्यू को मुझे यहाँ पे पुट कर लेना बस। B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई D। D का वैल्यू कितना, L sin 30 इंटू cos 30। सो L sin 30 का वैल्यू 1/2 एंड √3/2 sin थीटा प्लस sin थीटा डाउन। sin 30 कितना 1/2 और sin 60 कितना √3/2। ये आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है, ये
दो एंगल्स गिवन है हॉरिजॉन्टल से, डेट इज़ 30 डिग्री, और दूसरा भी जो इन दोनों के बीच का एंगल है 30 डिग्री है। करंट जो है ऊपर की डायरेक्शन में फ्लो कर रहा था, और ये जो डिस्टेंस है ये वाला, ये दे रखा है d। तो पूछा गया कि P पॉइंट पे कितना होगा मैग्नेटिक फील्ड, फाइंड B एट लोकेशन P। सॉल्व करो। ओके, तो इसमें मुझे फिर से वही सारी चीज़ निकालने। एक थीटा अप कितना हो जाएगा 60 डिग्री, थीटा डाउन कितना हो जाएगा -30 डिग्री। -30 क्यों होगा, क्योंकि याद करो डेरिवेशन के टाइम पे थीटा अप का डायरेक्शन ऐसा था, थीटा डाउन का डायरेक्शन ऐसा था, और इसे लिया था मैंने ज़ीरो रेफरेंस। तो तुमने अब क्या कर लिया, जो एंगल दिया 30 डिग्री विच इज़ थीटा डाउन, तुमने डायरेक्शन उल्टा कर दिया, जबकि इस डायरेक्शन को हमने लिया था। तो इस बार इसीलिए -30 मुझे यहाँ पे रखना पड़ेगा। अब d डिस्टेंस इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है ऑलवेज, ये हमेशा याद रखना है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा तो वो कितना आ जाएगा, d cos 30, d cos 30। अब यहाँ पे पुट कर लो दैट मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई d, d के जगह पे d cos 30 लिखा, एंड साइन थीटा अप प्लस साइन थीटा डाउन, ये आ जाएगा हमारा आंसर। माइनस साइन बाहर निकल जाएगा, क्योंकि साइन माइनस थीटा कितना होता है, माइनस ऑफ साइन थीटा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो करंट कैरिंग वायर है और दोनों इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर है। इसमें करंट आई फ्लो कर रहा था और इसमें करंट 2i फ्लो कर रहा था, और ये लोकेशन है पॉइंट P, जो कि दोनों d डिस्टेंस पे, दोनों से d डिस्टेंस पे। तो पूछा गया फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, इनफाइनाइट वायर्स है। तो मुझे क्या करना होगा, इन दोनों के कारण से रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड निकाल करके देखना होगा। तो इसको मैं फर्स्ट बोल लेता हूँ और इसको सेकंड बोल लेता हूँ। फर्स्ट के कारण से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो अंदर के डायरेक्शन में होगा, और सेकंड के कारण से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो बाहर के डायरेक्शन में होगा। इसको B1 और इसको B2 बोल लेता हूँ। B1 कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई d, और B2 कितना हो जाएगा, अंदर के डायरेक्शन में ये B2 हो जाएगा म्यू नॉट आई कितना है 2i बाय 2 पाई d, और डायरेक्शन किधर, बाहर के डायरेक्शन में। वेक्टर सम कर लो, सो B नेट will be equals to B2 minus of B1 which is equals to mu naught I upon 2 pi d, और डायरेक्शन किधर होगा, बाहर के डायरेक्शन में। समझ में आया सबको, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि एक करंट कैरिंग वायर है जो कि y एक्सिस से आ रहा था और x एक्सिस के थ्रू होते हुए निकल गया, ठीक है, और ये इनफाइनाइट है इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में इनफाइनाइट है। करंट जो है वो I आ रहा था इस तरीके से। तो इस लोकेशन पे अगर इसको मैं x एक्सिस बोल रहा हूँ और इसको मैं y एक्सिस बोल रहा हूँ, तो A, A पे मैग्नेटिक फील्ड बताना है, मैग्नीट्यूड में कितना होगा, फाइंड B एट P। सॉल्व करो, और डायरेक्शन भी चाहो तो निकाल सकते हो, वो भी हम लोग देख लेंगे। तो देखो इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं और उनको लगता है कि ये एक सेमी इनफाइनाइट वायर है। तो ना तो ये सेमी इनफाइनाइट है, ना ही ये इनफाइनाइट वायर है, और दोनों में से कोई भी फार्मूला इसमें नहीं लगेगा। तो मुझे एक सेगमेंट वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा, जो कि फार्मूला था B इज़ इक्वल्स टू म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई d
साइन थीटा अप प्लस साइन थीटा डाउन, ये फार्मूला मुझे लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सोचो अगर हमारे पास एक वायर है, इस तरफ इनफाइनाइट है और पॉइंट है ये, तो क्या ये जो लोकेशन है सेमी इनफाइनाइट वाला लोकेशन है क्या? नहीं, सेमी इनफाइनाइट वाला लोकेशन जो होता है वो इस पे होता है, चाहे यहाँ पे होता है चाहे इस जगह पे होता है, तभी मैं सेमी इनफाइनाइट बोल सकता था। लेकिन ये सेमी इनफाइनाइट का लोकेशन नहीं है, तो इसीलिए मुझे इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना होगा और थीटा अप एंड थीटा डाउन निकालना होगा। थीटा अप तो अच्छे तरीके से दिख रहा है, डेट इज़ 90 डिग्री, और थीटा डाउन कितना होगा? तो ये लोकेशन जो है इससे परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, ये एंगल 45 आराम से दिख जाएगा, और ये लेंथ कितना होगा? a√2। लेकिन मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस a होगा। सो दिस इज़ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मुझे ये वाला चाहिए लेंथ, और वो लेंथ कितना है? a है। और थीटा डाउन कितना है? 45 डिग्री थीटा डाउन। अब वैल्यूज़ को मुझे इसमें पुट करना है बस। तो b कितना हो जाएगा? म्यू नॉट I अपॉन 4πd साइन थीटा प्लस साइन थीटा डाउन, थीटा अप 90, थीटा डाउन 45 डिग्री। तो ये हो गया हमारा b1। तो 1 और 2 का तो मैग्नीट्यूड सेम होने वाला है, लेकिन डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन किधर होगा? ये अंदर की डायरेक्शन इधर जा रहा है, तो तुम बताओ किधर होगा? आउटवर्ड डायरेक्शन में, बाहर होगा ना, क्योंकि तुम्हारा थंब कैसे जाएगा? ऐसा जाएगा, है ना, ये ऐसे आएगा। हाँ तो इसका मतलब ये आउट ऑफ द प्लेन है, b1 के कारण से आउट ऑफ द प्लेन, डॉट से मैंने डिनोट कर दिया। और b2 के कारण से किधर होगा? इनटू द प्लेन या आउट ऑफ द प्लेन? ये भी आउट ऑफ द प्लेन होगा, ऑफ द प्लेन। है ना, ये भी आउट ऑफ द प्लेन आएगा। तो दोनों ऐड होने वाला है। सो बी नेट कितना आ जाएगा? बी नेट विल बी इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ बी, ये आएगा आंसर। बात समझ में आई क्या? हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया गया है कि मेरे पास एक रेक्टेंगल है और ये रेक्टेंगुलर वायर से करंट फ्लो कर रहा है कुछ इस तरीके से। वायर से जो करंट है इस तरीके से आया और इस तरीके से बाहर निकल गया। ये करंट इन हो जा रहा है और ऑफ कोर्स ये चारों ओर करंट जाएगा और इससे बाहर निकल जाएगा करंट आई। और लेंथ वगैरह दे रखा है, डेट इज़ बी, और ये लेंथ दे रखा है ए। तो पूछा गया इसके जस्ट सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। थोड़ा ज़्यादा टफ हो जाएगा तो मैं दोनों को बी कर देता हूँ, अब आसान होगा तुम लोग के लिए कैलकुलेट कर पाना। तो फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी एंड ऑल्सो फाइंड डायरेक्शन। चलो सॉल्व करो इसको। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा, अगर तुमने ध्यान दिया होगा अच्छे तरीके से, तो ये जो करंट फ्लो कर रहा है और जो सारे वायर्स हैं सारे सिमेट्रिकल हो गए, क्योंकि एक स्क्वायर बन गया ना। तो मैं एक वायर के कारण से जितना मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट पी पे बोलूँगा उतना ही मैग्नेटिक फील्ड दूसरे वायर्स के कारण से बोलूँगा, और इस वायर के कारण से ज़ीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इसी जगह से पास कर रहा है, तो आर डिस्टेंस ज़ीरो। तो मैग्नीट्यूड ऑफ B1 इज़ इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ B2 इज़ इक्वल्स टू 3 इज़ इक्वल्स टू 4। अब मुझे ये देखना है कि 1 2 3 4 एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है या फिर अपोज कर रहा है। 1 के कारण से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा पॉइंट P पे वो किधर होगा? अंदर के डायरेक्शन में। इसके कारण से किधर होगा? अंदर के डायरेक्शन में। थर्ड के कारण से किधर होगा? वो भी अंदर के डायरेक्शन में। और फोर्थ के कारण से भी अंदर के डायरेक्शन में।
तो मुझे बी नेट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सभी को ऐड करना पड़ेगा, B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस B4 विच इज़ 4 टाइम्स ऑफ B, और डायरेक्शन होगा अंदर के डायरेक्शन में। तो B होगा कितना वो निकाल लेता हूँ मैं। B का जो फार्मूला है वो क्या है, म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई डी साइन थीटा अप प्लस साइन थीटा डाउन। तो थीटा अप और थीटा डाउन तो आराम से दिख गया, क्योंकि ये 90 डिग्री स्क्वायर है तो ये एंगल होगा 45 डिग्री और ये होगा एंगल 45 डिग्री। तो ये दोनों चीज़ निकल गए। मुझे ये डिस्टेंस देखना है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा बोलो, B/2 है ना। सो D विल बी इक्वल्स टू B/2। वैल्यू से पुट कर लो, आंसर आ गया म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई डी। नेक्स्ट क्लास में इससे भी अच्छा क्वेश्चन करेंगे, आई थिंक क्या इरोडो वाला होगा, जिसमें कि एक यूनिवर्सल हम लोग कॉन्सेप्ट डेवलप करेंगे। तो साइन 45 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री, यहाँ पे D/2 होगा B/2, B/2 ये हो जाएगा B, और B नेट निकालने के लिए 4 टाइम्स, आंसर आ गया। समझ में आया सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन जो कि तुम लोग करके लेके आना अपने रूम से। क्वेश्चन ऐसा है कि ढेर सारे करंट कैरिंग वायर्स हैं, ठीक है, ढेर सारे करंट कैरिंग वायर्स हैं जो कि इस तरीके से रख दिए गया है ना, एकदम स्टैक करके रख दिया गया, ढेर सारे करंट कैरिंग वायर्स को स्टैक करके रख दिया गया, और ये इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर्स हैं, ऑल आर इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर्स। ठीक है, इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर्स है, और इसके बीच का जो डिस्टेंस है डेट इज़ दे रखा है, मान लो B दे रखा है। तो बोला गया D डिस्टेंस पे अगर कोई पॉइंट P है, D डिस्टेंस पे अगर कोई पॉइंट P है तो इस लोकेशन पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा ये फाइंड आउट करना है। और दिया गया कि करंट जो है वो टोटल इस पूरे में मिला करके I फ्लो कर रहा है, टोटल करंट इन B इज I। तो नेक्स्ट क्लास में इसको सॉल्व करके लेके आना, फिर हम लोग इसको करेंगे। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट पार्ट है। नेक्स्ट वाला जो होने वाला है डेट इज़ हम लोग का, अगर कोई सर्कुलर लूप होगा तो सर्कुलर लूप में करंट फ्लो करने के कारण से मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, और फिर सेंटर पे कितना होगा ये निकालेंगे, और इसको हम लोग कंपेयर करेंगे डायपोल से। तो इससे हमें मैग्नेटिक डायपोल का भी फॉर्मूला मिलेगा, और वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाला है, नेक्स्ट जेईई के क्वेश्चन में भी पूछा गया था। चलो ठीक है, फिर आज तक के लिए इतना ही रखते हैं। और